जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हम जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ रहे हैं यानी लाइफ प्रोसेसेस। और आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं पोषण के बारे में। पोषण अभी पिछले लेक्चर में ख़त्म हुआ था। पोषण क्या होता है तो हम पोषण में आपको बताए थे कि पोषण जो होता है भोजन को ग्रहण करना, भोजन खाना और उसका उपयोग करना, इसके लिए जितना प्रक्रिया होगा सब पोषण है। ठीक, तो हम जैसे भोजन खाए, भोजन का अंतर्ग्रहण हुआ, उसका पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उसके बाद उसका उपयोग हुआ, स्वांगीकरण हुआ, तो ये सब क्या है पोषण में आ जाएगा, न्यूट्रिशन में आ जाएगा। लेकिन अब हम श्वसन पढ़ेंगे। श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। आप आज तक जानते होंगे कि सांस ले रहे हैं ये श्वसन है, लेकिन ये श्वसन नहीं है। ये श्वसन के अंतर्गत आता है लेकिन श्वसन नहीं है। मेनली श्वसन है क्या, श्वसन जो है ना ये कोशिका में होता है। हमारी हर कोशिकाओं में श्वसन होता है। अब देखिए कैसे, देखिए हम बताए थे आपको कि पोषण के बाद भोजन कहाँ अवशोषित होके गया था बाबू, तो पोषण के बाद छोटी आंत था यहाँ पे, छोटी आंत, और छोटी आंत जो है भोजन को पचा दिया था, यहाँ से अवशोषण हुआ था, अवशोषण होके भोजन ब्लड में गया था। अब ब्लडवा क्या किया था, भोजन को ले जा सब कोशिका को बांट दिया था। तो हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, बिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, सभी के पास भोजन पहुंच गया। ठीक, अवशोषित भोजन पहुंच गया। अब इस भोजन का उपयोग कई तरीके से हो सकता है कोशिका जो है अपना वृद्धि करे इस भोजन का उपयोग करके, तो कुछ मटेरियल में इसको बदल देगी जिससे इसका वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए कि कोशिका द्रव में बदल देगी, तो कोशिका द्रव में बदलेगी तो इसका वृद्धि हो जाएगा इस भोजन को। ठीक, तो अब इसका उपयोग इसके वृद्धि में भी हो सकता है, कोशिका के मरम्मत में भी हो सकता है, अब एक ऊर्जा बनाने में भी हो सकता है। और हमें यही पढ़ना है कि कोशिका में भोजन का उपयोग ऊर्जा बनाने के लिए कैसे किया जाता है, भोजन को सीधा एनर्जी में कैसे बदल लिया जाता है। जैसे हम मशीन में या किसी इंजन में ईंधन डालते हैं, डीजल पेट्रोल वगैरह डालते हैं, वो एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है जिससे इंजन चलने लगता है। ऐसे सेम हमारा भी, हमारी कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा बनता है। क्या बनता है बाबू, एनर्जी बनता है, ऊर्जा बनता है। किससे बनता है, तो वहाँ पे डीजल पेट्रोल से बन रहा था, यहाँ पे पचे हुए भोजन से बनता है, जो शोषित हुआ है भोजन और कोशिका में पहुँचा है। तो हमको आज यही पढ़ना है कि इससे इस एनर्जी कैसे बन रहा है, ऊर्जा कैसे बन रहा है। तो देखो श्वसन देखा जाए तो मेनली है क्या, श्वसन जो है ना भोजन का, कोशिका में भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया बस श्वसन है। किसी भी जीवधारी के कोशिका के अंदर भोजन से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। अब ऊर्जा की आवश्यकता क्या है, देखिए हम बोल रहे हैं तो हमको बोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, अपना हाथ चला रहे हैं हाथ चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर के अंदर ब्लड पंप हो रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, ऐसे बिना एनर्जी के दौड़ रहा है, इसको दौड़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए, समझ रहे। तो हमारे शरीर में हर जगह ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा, ये एनर्जी आता है भोजन से। और कौन से भोजन से, कौन ही भोजन से बाबू, जवन पच के आया था भोजन पेट से इस कोशिका में, इस कोशिका के अंदर पच के आया था, अवशोषित होके आया था। तो यही अवशोषित भोजन का उपयोग करके और ऊर्जा बनाया जाता है, यानी एनर्जी बनाया जाता है। ठीक, अब हम समझेंगे कि श्वसन में होता है क्या है। श्वसन समझ में आ गया कि श्वसन जो होता है भोजन से ऊर्जा बनाना है। अब आपके बुक में इसका परिभाषा लिखा हुआ होता है, कोशिका में वह अपचयी क्रिया, अपचयी देखना, वह अपचयी क्रिया जिसमें भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, श्वसन कहलाता है। ढेर लंबा लिख दिया, देखो क्या लिखा है, कोशिका में वह प्रक्रिया। ये श्वसन जो होता है किस में होता है, हम बता दिए कि कोशिका में होता है। कोशिका में ही तो भोजन अवशोषित होके आया था, तो इसी कोशिका में ही तो बनेगा, इसी कोशिका में तो ऊर्जा बनेगा, समझ रहे हैं। भोजन छोटी आंत से कहाँ अवशोषित होके आया था, सीधा ब्लड में मिल गया था, ब्लड जो है कोशिका तक पहुंचा दिया था, सभी कोशिकाओं को भोजन बांट दिया था, पचा हुआ भोजन। अब देखो यहाँ पे ये भोजन आ गया, तो ये प्रक्रिया कहाँ होगा, कोशिका में। कोशिका में वह अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया मतलब क्या होता है, अपचयी क्रिया मतलब ऐसी क्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूट करके एनर्जी प्रदान करे,
जैसे ये वो है, दो गो बन करके और ऊर्जा निकाले, एक जो थर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, इसको कैटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, देखिए कैटाबॉलिक मतलब टूटना, टूट करके ऊर्जा प्राप्त करेगा, ऊर्जा देगा हमको, तो वही क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। यानी एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन का है, कहा से कि इस रिएक्शन से हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। अभी रिएक्शन क्या है, चेंज मतलब परिवर्तन। कोशिका में भोजन को किसी चीज में परिवर्तित किया जाता है। मतलब देखो है, इतने बड़ा भोजन है, मतलब इतना बड़ा भोजन का टुकड़ा है, इसको तोड़ करके दो गो बनाया जाएगा। दो गो बनाया जाएगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगा। तो इसमें चेंज आया कि नहीं आया, पहले एक गो टुकड़ा था, अब दो गो टुकड़ा बन गया, और दो गो टुकड़ा बना, इसमें चेंज आया, मतलब परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन को हम अभिक्रिया बोल देते हैं सिंपल भाषा में। तो अब देखो यहाँ पे भोजन में वह अभिक्रिया होता है जिससे कि वह ऊर्जा बना देता है, उसी को हम बोलते हैं श्वसन। तो यहाँ पे लिखा है कोशिका में वह अपचयी क्रिया है, कोशिका के अंदर वह अवशोषित भोजन है, इसी का अभिक्रिया होगा, यही चेंज होगा। वह अपचयी क्रिया जिसमें भोजन को ऑक्सीकृत करके, अब ऑक्सीकृत करके काहे लिखा है, कहे से कि भोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। हम सांस लेते हैं, आप जानते हैं कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है यहीं पे इस कोशिका में। किस लिए, तो ये भोजन को श्वसन कराने के लिए, भोजन से एनर्जी बनाने के लिए। तो ये भोजन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा, और ऑक्सीजन जुड़ करके दो टुकड़ों में टूटता है, CO2 + H2O, और बना देता है ऊर्जा। ठीक, यही होता है श्वसन। तो श्वसन देखा जाए तो है क्या, बस एनर्जी बनाने की प्रक्रिया क्या है, श्वसन है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया श्वसन है। अब हो कहाँ रहा है ये कोशिका में हो रहा है। रिएक्शन कैसा है, अपचयी रिएक्शन है, अपचयी क्रिया है, मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब इसमें टूटेगा भोजन और ऊर्जा मिलेगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब टूटना और ऊर्जा देगा। ठीक, मतलब एक्जोथर्मिक है, तो टूटेगा और ऊर्जा देगा, जिसमें भोजन को ऑक्सीकृत किया जाता है। अब इसको तोड़ने के लिए, इस भोजन को तोड़ने के लिए, दो टुकड़ों में तोड़ने के लिए इसमें ऑक्सीजन मिलाना पड़ता है, इसे ऑक्सीजन से क्रिया करानी पड़ती है, तब जाके ये CO2 + H2O में टूटता है। ठीक, तो ये तोड़ने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाना पड़ता है। तो यही लिखा है, भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और यही प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। ठीक, तो देखिए कोशिका में वह अपचयी क्रिया जिसमें भोजन को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, श्वसन कहलाता है। खत्म, यही श्वसन की परिभाषा है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए अब ये श्वसन जो होता है, श्वसन में सामान्य रूप से C6H12O6 का प्रयोग होता है, मतलब ग्लूकोज का प्रयोग होता है ये। ठीक, C6H12O6 इसी का प्रयोग होता है, मतलब कि इसी को तोड़ करके, भोजन में यही ना होता है, ज़्यादातर ग्लूकोज होता है, उसके बाद वो वसा होता है, प्रोटीन होता है, ये सब होता है। लेकिन सामान्य रूप से, मतलब कि जनरल देखा जाए तो यही ग्लूकोज को तोड़ करके भोजन बनाया जाता है, ऊर्जा बनाया जाता है। ग्लूकोज को तोड़ कर ही ऊर्जा बनाया जाता है, एनर्जी बनाया जाता है। तो अब ग्लूकोज को तोड़ना है हमको, तो इस ग्लूकोज को जिसका हम श्वसन के लिए उपयोग कर रहे हैं, C6H12O6, इसका उपयोग कर रहे हैं किसमें, ऊर्जा बनाने में। तो इसी पदार्थ को हम श्वसनीय आधारी पदार्थ बोलते हैं, मतलब श्वसन का आधार है, नहीं रहेगा तो श्वसन होगा, ऊर्जा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब इसका आधार है, श्वसन का आधार है। तो श्वसन का आधार कौन है, C6H12O6। अब कोई पूछेगा तो ये नहीं कहिएगा कि C6H12O6 श्वसन का आधार है, इसीलिए श्वसनीय आधारी पदार्थ इसको बोलते हैं। बोलिएगा कि जो भी पदार्थ क्या होता है, श्वसन में भाग लेता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं श्वसनीय आधारी पदार्थ। जो भी पदार्थ श्वसन में उपयोग होता है श्वसन करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं श्वसनीय आधारी पदार्थ। खत्म। ठीक, तो इतना याद रखिएगा। श्वसनीय आधारी पदार्थ यहाँ पे हम क्या लिए हैं, C6H12O6। अब हो सकता है कहीं कहीं कुछ अलग भी हो जाए, ये सामान्यतः दिया, जनरल इसी का यूज होता है। ठीक, तो देखिए इसका श्वसन कैसे होता है, C6H12O6 ये जो है
ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है 6O2 और टूटता है किसमें, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब देखिए ये रिएक्शन आपको कहीं कहीं परिचित लग रहा है। कैसे परिचित लग रहा है, ये उल्टा रिएक्शन जो है किसमें हुआ था, ये उल्टा रिएक्शन हुआ था पेड़ पौधों के भोजन बनाने में, और यही जो है इसको उलाट दे रहे हैं, पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया के रिएक्शन को उलाट दिए हैं। तो क्या बन गया, श्वसन का रिएक्शन बन गया, यानी कि रेस्पिरेशन का रिएक्शन बन गया। ठीक, तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है, तो यही है, बस पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को उल्टा कर दीजिए, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को उल्टा कर दीजिए, बस खत्म। ठीक, देखो उसमें क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा था किसके साथ, जल के साथ, और ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश उपयोग हुआ था, जिससे बना था C6H12O6O2 भी बना था और जल भी बना था। लेकिन ये बना था, इसको बनाने के लिए इन दोनों का उपयोग हुआ था, आप जानते हैं। तो उसी रिएक्शन को बस उल्टा कर दिए। तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है, तो ये जो है ग्लूकोज दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, CO2 प्लस H2O। ठीक, और ऊर्जा बना लेता है, टूटने से ऊर्जा बनाता है। तो यही ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या है, यही है श्वसन, यही है श्वसन का रिएक्शन, यानी कि रेस्पिरेशन रिएक्शन इसको बोल सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है कई स्टेप में होता है, स्टेप वाइज स्टेप होता है। अब ये नहीं कि सीधे जो है C6H12O6 इसी में टूट जाएगा, नहीं, इसका स्टेप होता है कि पहले इसमें टूटेगा, फिर इसमें टूटेगा, फिर इसमें टूटेगा, मतलब कि स्टेप वाइज होता है, मतलब चरणबद्ध तरीके से होता है हिंदी में बोले तो देखिए चरणबद्ध तरीका मतलब कि पहले देखो C6H12O6 ये टूटता है पहले 3 कार्बन वाले अणुओं में, 3 कार्बन वाले यौगिक में। ठीक, 3 कार्बन वाले यौगिक, जिसको हम बोलते हैं, इसके टूटने की प्रक्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसके बाद इसको हम बोलते हैं, 3 कार्बन वाले यौगिक को हम बोलते हैं पाइरुविक अम्ल। अभी ये आपको हम आगे पढ़ाएंगे, पाइरुविक अम्ल। ठीक, पाइरुविक एसिड। अब देखिए पाइरुवेट अम्ल बोलते हैं या पाइरुविक एसिड बोलते हैं। देखिए अब इसके बाद ये जो है पाइरुविक अम्ल टूटता है C6H12O6 में। ठीक, और क्या बनाता है, CO2 बनाता है। सॉरी, देखिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, अब ये टूटता है CO2 प्लस H2O में और ऊर्जा बनाता है। ठीक, तो ये ऊर्जा कब बनाएगा, 2 बार 2 स्टेप में पूर्ण होता है। तो श्वसन का रिएक्शन जो है चरणबद्ध तरीके से होता है, स्टेप वाइज होता है, यही लिखा हुआ है कि 2 स्टेप में होता है। बस इतना ही के लिए यहाँ पे चरणबद्ध शब्द का प्रयोग किया है। देखिए श्वसन में सामान्यतः श्वसनीय आधारी पदार्थ C6H12O6 का उपयोग होता है। श्वसन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। श्वसन में एंजाइम भाग लेते हैं जो अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अब हो सकता है कि C6H12O6 जो है, C6H12O6 जो है ये कुछ और ही में बदल जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको नियंत्रित करने के लिए गार्ड लगाया जाता है। वही गार्ड क्या है, एंजाइम है। एंजाइम इसको नियंत्रित करेगा कि नहीं तुमको बस पाइरुविक अम्ल में बदलना है। ठीक, तो पाइरुविक अम्ल में इसको बदलेगा। अब पाइरुविक अम्ल में बदलने के बाद फिर इसको पाइरुविक अम्ल को बोलेगा कि तुमको बस कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलना है। ठीक, तो ऊर्जा निकलेगा। तो ये सब कौन इसको कंट्रोल कर रहा है, कौन इसको कंट्रोल कर रहा है बाबू, एंजाइम। एंजाइम आप जानते हैं क्या होते हैं, एंजाइम जो होते हैं अभिक्रिया में सहायक होते हैं, अभिक्रिया को तेज कर देते हैं। ठीक, तो यही यहाँ पे काम करते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया पर नियंत्रण करते हैं कि ये जो है अभिक्रिया अच्छे तरीके से हो सके, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो, ये नहीं कि बदल के दूसरे चीज़ में बदल जाए। ठीक, तो इसके लिए एंजाइम जो है क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं कि भोजन को जो है पाइरुविक अम्ल में ही तोड़ना है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ही तोड़ना है, तभी ऊर्जा हमको मिलेगा। तो श्वसन एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप वाइज है। और उसके बाद श्वसन में एंजाइम भाग लेते हैं। एंजाइम जो है भाग किस लिए लेते हैं, रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो C6H12 है अच्छे तरीके से किस में टूट सके,
C6H12O6 जो है अच्छी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट सके। इसीलिए जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेगा तभी हमको ऊर्जा मिलेगा, ऐसे ऊर्जा नहीं मिलेगा। तो इसको कंट्रोल करने वाले कौन है? सब एंजाइम। तो आशा है कि इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। श्वसन की अभिक्रिया अभी बता दिया हम कि जब ग्लूकोज के साथ कार्बन का अणु जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ठीक, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनता है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। अब देखो, अब हम बताते हैं एक चीज़, एटीपी क्या है, एडीपी क्या है, अभी बताते हैं। देखो यहाँ पे समझ लेना, एटीपी जो है, एटीपी और एडीपी, समझो कि हमारे कोशिका में क्या, हमारे कोशिका में बैटरी पाई जाती है। समझो ऐसे कि बैटरी होता है हमारे कोशिका में। क्या होता है बाबू? बैटरी होता है। क्या करेगा ये बैटरी? जो है एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, चार्ज हो जाता है, स्टोर करके, संचित करके, ठीक, अपने अंदर रख लेता है इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी। वैसे ही ये जो है एनर्जी को रखने वाले बैटरी हैं सब, ये दोनों क्या है? ये जो है एडीपी, ये डिस्चार्ज बैटरी है, और एटीपी जो है चार्ज बैटरी है। बस इतना समझो, इतना समझ गए। एडीपी क्या है? डिस्चार्ज है, मतलब इसमें कोई एनर्जी नहीं है, और एटीपी जो है चार्ज है। बस इतना समझो। अब देखो, एटीपी के रूप में भोजन संचित हो जाता है। क्या होता है? सॉरी, ऊर्जा संचित हो जाता है। एटीपी है, एडीपी है। एडीपी हमारे कोशिका में पहले ही से रहता है। डिस्चार्ज बैटरी हमारे कोशिका के अंदर पहले ही से रहता है। अब क्या होता है, कोशिका के अंदर क्या बना? भोजन से, यानी C6H12O6 से क्या बना बाबू? ऊर्जा बना। ऊर्जा बना यानी एनर्जी बना। इस एनर्जी को स्टोर कौन करेगा? तो स्टोर करके रखा जाता है। ये नहीं कि तुरंत उसको ऐसे ही उड़ा दिया जाएगा। हम इतना मेहनत से खाना खाया, पचाया, ऐसे एनर्जी को व्यय करने के लिए, ख़त्म करने के लिए नहीं, उसका उपयोग करेंगे। हम उपयोग करेंगे अच्छे से, मतलब पूरा उसका उपयोग हो सके, इसके लिए स्टोर कर लेते हैं उसको। और वो स्टोर किस में होता है? तो एडीपी जो है ना, एडीपी यही जो है क्या करता है? एटीपी में चेंज हो जाता है। यानी ये डिस्चार्ज बैटरी, जैसे ऊर्जा ये ग्रहण करेगा, ये एटीपी में चेंज हो जाएगा, एटीपी। ठीक, अब इसका जो फुल नेम होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट, और इसका फुल नेम होता है एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। तो याद रखिएगा। तो देखिए, एडीपी और एटीपी क्या है? एडीपी जो है डिस्चार्ज बैटरी है, समझ लो, जिसमें एनर्जी नहीं है, और एटीपी जो है चार्ज बैटरी है, जिसमें एनर्जी स्टोर हो चुका है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है। मतलब एडीपी को सीधा किस में बदल लिया जाता है? एटीपी में बदल लिया जाता है। अभी बताएंगे इसमें कैसे बदलने से, एटीपी में बदलने से एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। अभी देखिए, बस समझिए कि एटीपी जो है चार्ज हो गया, बैटरी हो गया चार्ज। कौन? एडीपी जो है क्या हुआ है? एडीपी जब एटीपी में बदला है तो चार्ज हो गया एडीपी, और इसी चार्ज बैटरी को हम क्या बोल रहे हैं? एटीपी। ठीक, तो एटीपी चार्ज बैटरी और एडीपी डिस्चार्ज बैटरी। बस इतना समझो। जो ऊर्जा संचित नहीं हो पाती वह शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होती है। अब ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर हरदम बनता रहता है। काहे? देखो, हम हरदम सांस लेते रहते हैं। अगर हरदम हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं बनता तो हमको श्वसन की जरूरत ही नहीं पड़ती, सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, हमको सांस लेने की हरदम जरूरत है, मतलब हमारे शरीर के अंदर हरदम ऊर्जा बनता रहता है, हरदम, कभी ये खत्म नहीं होता है। श्वसन हमेशा हमारे अंदर होता रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। अब ये श्वसन जो है होता रहता है, उसके बाद कुछ ऊर्जा बहुत मात्रा में निकलता है। कुछ ऊर्जा एडीपी को एटीपी बदलने में लग गया, एडीपी को एटीपी में बदलने में लग गया, तो ये एनर्जी तो स्टोर हो गया। लेकिन कुछ ऊर्जा, ये इतना ऊर्जा जो है नहीं स्टोर हो पाता है। कितना स्टोर करेगा एडीपी? नहीं स्टोर हो पाता है। तो ये हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक, या 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, यही होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर। अब देखिए,
एडीपी से एटीपी बदल गया, एटीपी में बदल गया, जिससे ऊर्जा स्टोर हो गया। अब जो ऊर्जा स्टोर नहीं हो पाता है उसका यूज हमारे शरीर में कहाँ होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए, जिससे हम बुखारियाँ नहीं, समझ रहे हैं। मतलब जैसे टेम्परेचर डाउन होगा तभी भी बुखार, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी भी बुखार। तो इसके लिए इसका उपयोग हो जाता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहे, मतलब वो ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर में निकलता रहता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। अब एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। काहे से कि देखो, एटीपी को हम कोशिका का बैटरी भी बोल सकते हैं, ऊर्जा गृह भी बोल सकते हैं, ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसी ऊर्जा को हम ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, मतलब कि ऊर्जा का सिक्का बोलते हैं। मुद्रा मतलब सिक्का होता है। तो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। काहे ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? काहे से कि इसी में पूरा एनर्जी स्टोर हो गया है। तो यही सिक्का है किसका? ऊर्जा का। जब इसको हम तोड़ेंगे तो फिर ये एडीपी में टूट जाएगा, मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा और फिर ऊर्जा दे देगा हमको, ठीक, ऊर्जा दे देगा। तो ये होता है एटीपी और एडीपी का रिएक्शन। अब एडीपी और एटीपी कैसे बन रहा है इसको हम समझाते हैं। देखिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका जो सूत्र होता है ना, लिखेंगे तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। इसमें पेंटोज शुगर होता है, इसे आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा। कहाँ से कि अभी आपको ये 11th में मिलेगा पढ़ने के लिए। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का। यहाँ से एडिनिन जुड़ा रहेगा, एडिनिन, और यहाँ से आपका जुड़ा रहेगा फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जुड़ा रहेगा, ठीक। यहाँ से भी जुड़ा रहता है, दोनों जगह से जुड़ता है, यहाँ से और नहीं तो यहाँ से, देखिए जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा तो PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है। और यही जुड़ करके क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कैसे? देखो, अब हम यहाँ पे समझा रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हो गया पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को हम लिख दे रहे हैं S से, सिंपल, सिंपल S से लिख रहे हैं। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा पेंटोज शुगर क्या है, ये नहीं समझिएगा, समझने का ये कोशिश कीजिएगा कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट क्या होता है। इसके साथ एडिनिन जुड़ा है। एडिनिन कौन पदार्थ है, बस समझो इतना, यहाँ पे समझो एडिनिन है क्या ये मत समझो, बस समझो कि ये कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है। एडिनिन के साथ शुगर जुड़ा हुआ है। अब इस शुगर के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, PO4, ठीक। PO4 करके कितना जुड़ा रहता है बाबू? 3 गो जुड़ जाएगा, PO4 और फिर PO4, ये 3 गो जुड़ जाएगा तो इसको ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। देखो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 गो फास्फोरस वाला अणु जुड़ गया। अगर 2 गो जुड़ा रहेगा तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसमें एनर्जी कैसे स्टोर होता है? तो बाबू देखो देखो यहाँ पे क्या हुआ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या था? एडिनिन था, शुगर था, और इसी से फास्फेट ग्रुप पहले ही से 3 गो जुड़ा हुआ है, फास्फेट ग्रुप। अब इससे एक और फास्फेट ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, सॉरी 2 गो जुड़ा हुआ है ना, 2 गो जुड़ा हुआ है। तो 2 जहाँ पे फास्फेट है वहाँ पे डाई लगाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए केमिस्ट्री में, मतलब रासायनिक विज्ञान में, कोई अगर चीज़ 2 बार रहता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, 3 बार रहता है ट्राई लगाते हैं, 4 बार रहता है टेट्रा लगाते हैं, याद रखना। तो ये फास्फेट जो है, फास्फोरस जो है यहाँ पे 2 बार जुड़ा है तो ये डाइफॉस्फेट है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 2 गो फास्फोरस का अणु जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इसमें हम तीसरा जोड़ेंगे अगर PO4 है, तीसरा हो गया तो ये ट्राइफॉस्फेट बन गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस इतने चेंज है, PO4 एगो जुड़ जाएगा एगो निकल जाएगा, बस इतने का चेंज है एडीपी और एटीपी में, समझ रहे हैं। फास्फोरस का एगो अणु निकल जाएगा या जुड़ जाएगा, इसी पे डिपेंड करता है कि क्या है, ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कब होगा? जब इसमें फास्फोरस के 2 गो अणु जोड़ेंगे। अब देखो, इसको एगो चीज़ हम बना देते हैं। मान लो कोई चीज़ है जिससे फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है, ठीक। कोई चीज़ है जिससे फास्फेट अणु जुड़ा हुआ है। अब इस फास्फेट अणु को, फास्फोरस मतलब जुड़ा हुआ है, इस फास्फेट अणु को जब 2 गो इसके साथ फास्फोरस जुड़ा रहेगा तब इसको डाइफॉस्फेट बोलेंगे। और जब
इसके साथ तीसरका आके जुड़ जाएगा तब इसको ट्राईफास्फेट बोलेंगे। तो बस इतना समझो। तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट क्या है, इसमें 3 गो फास्फोरस के अणु रहेंगे, और एडिनोसिन डाईफास्फेट क्या है, इसमें 2 गो फास्फोरस के अणु रहेंगे। बस इतना ही है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट और एडिनोसिन डाईफास्फेट। ये बहुत डिटेल में हो गया, ये इतना हमको समझाना ही नहीं चाहिए था आपके सब्जेक्ट में। ठीक, आपके सब्जेक्ट में इतना दिया ही नहीं। बस समझो कि एडिनोसिन डाईफास्फेट में 2 गो फास्फोरस का अणु, डाई मतलब 2 गो फास्फोरस का अणु, और एडिनोसिन ट्राईफास्फेट में 3 गो फास्फोरस का अणु जुड़ा रहता है। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट और एडिनोसिन डाईफास्फेट। अब देखो, इसको PO4 को हम बोलते हैं फास्फेट अणु, अकार्बनिक फास्फेट अणु बोलते हैं इसको, सिंपली अकार्बनिक फास्फेट अणु। ठीक, फास्फेट अणु ये होता है अकार्बनिक फास्फेट अणु। ठीक, ये अकार्बनिक फास्फेट अणु का है कैसे कि इसमें ना कहीं कार्बन दिख रहा है ना हाइड्रोजन। जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे उसको कार्बनिक बोला जाता है। तो इसमें कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, मतलब ये अकार्बनिक अणु है। तो अकार्बनिक फास्फोरस का अणु है, इसलिए फास्फेट अणु बोलते हैं। और इसको हम लिखने के लिए आपके बुक में लिखा होगा IP, और यही IP क्या है, अकार्बनिक फास्फेट अणु है, मतलब PO4 है। इसी को शॉर्टकट में दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये PO4 क्या है, अकार्बनिक फास्फेट अणु है। बस समझो कि ये कोई चीज़ है, अकार्बनिक फास्फेट अणु कोई चीज़ है। ठीक, अगर 2 रहेगा तो इसको डाईफास्फेट बोल देंगे। PO4 2 बार रहेगा तो इसको डाईफास्फेट, और तीसरका बार अगर आके जुड़ जाएगा तो इसको ट्राईफास्फेट। ठीक, इसको क्या बोल देंगे बाबू, ट्राईफास्फेट। अब देखो होता क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर कैसे होता है भाई। ऊर्जा जो बनाना, ये एनर्जी जो बनाना, इस एनर्जी को किस में स्टोर करना है, एडिनोसिन डाईफास्फेट में। किस में, एडिनोसिन डाईफास्फेट में। जैसे स्टोर हो जाएगा वो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बन जाएगा। अब क्या होता है, एक PO4 अणु लेते हैं कोशिका के अंदर ही, कोशिका के अंदर पहले से PO4 अणु रहते हैं सर। ये था PO4 मतलब डाईफास्फेट है, ये 2 गो फास्फोरस का अणु है, मतलब डाईफास्फेट। अब इसके अंदर ऊर्जा बना, कोशिका के अंदर है, सब कोशिका के अंदर है। देखो ये कोशिका है एगो, बस समझो ये कोशिका है हमारे शरीर का, बहुत बड़का बना है कोशिका। इसमें क्या बना, इसमें पहले से ADP मौजूद है, मतलब कि 2 गो फास्फोरस अणु वाला PO4 और PO4 वाला 2 गो अणु मौजूद है, और इधर भी कहीं PO4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, श्वसन हुआ। श्वसन से क्या बना, ऊर्जा बना, इस कोशिका के अंदर ऊर्जा बना। अब इस ऊर्जा को स्टोर करना है, संचित करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको संचित करने के लिए हम क्या कर देते हैं, देखते हैं कि PO4 जो है ना, इन दोनों के साथ तभी जुड़ता है जब इसमें हम एनर्जी लगाते हैं। जब इसको धकिया के मिला देते हैं ना तो इसमें जुड़ जाता है, और तब ट्राईफास्फेट अणु बनता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो ऊर्जा लग रहा है, मतलब तोड़ेंगे तो ऊर्जा लगेगा। क्या करेंगे बाबू, तोड़ेंगे तो ऊर्जा लगेगा। तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों, इस डाईफास्फेट में इस PO4 को फिर से लिया के जोड़ देते हैं। इन दोनों का क्या करते हैं, रिलेशन बना देते हैं। तो जैसे इसमें बॉन्डिंग होगा, बॉन्डिंग बनाने के लिए ऊर्जा जो है उपयोग हो जाएगा। इसको ढकेल के ढंग से बहुत तेज ढकियाएगा तो मिल जाएगा, ऐसे समझो। ऐसे इसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ऐसे अभी आपको बॉन्ड एनर्जी वगैरह समझ में नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहे हैं। देखो बस समझो ना, इसको बल लगा के एकदम बहुत बढ़िया से लिया के इन दोनों के साथ मिला देता है, और जब बल लगाएगा मतलब एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो एनर्जी कहाँ यूज हो जाता है, PO4 को PO4 में जोड़ने के लिए, मतलब कि डाईफास्फेट में फास्फोरस अणु को जोड़ने के लिए, फास्फेट अणु को जोड़ने के लिए ऊर्जा उपयोग हो जाता है, और यही ऊर्जा इसमें स्टोर हो जाता है। किस रूप में, जब ये फिर से टूटेगा, इससे अलग होगा तो ऊर्जा निकाल देंगे सब। ठीक, समझ रहे हैं, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलेगा, जैसे इससे अलग होगा ऊर्जा निकलेगा। ठीक, तो देखो कैसे, अब देखो 2 लोग बहुत दिन से साथ रह रहे होते हैं, लेकिन जब वो दोनों जुदा होते हैं तो एक जो है बहुत तेज गुस्सिया जाता है। ठीक, तो गुस्सिया जाता है मतलब कि उसके अंदर से ऊर्जा निकला। ऐसे ही सेम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फास्फोरस अणु के साथ 2 गो फास्फोरस का अणु पहले से था, जैसे तीसरका जुड़ा, कहेगा कि हम ऐसे जुड़ेंगे नहीं, हमको ऊर्जा चाहिए, हमको धकिया के जोड़ो इसके साथ।
तब इसको जोड़ता है ये ऊर्जा जो बना है श्वसन से, और जैसे जोड़ेगा इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और स्टोर हो जाएगा जब इसको तोड़ेंगे फिर तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा जिसका हम उपयोग करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको कि कैसे एडीपी चार्ज हो जाता है। बैटरी के चार्ज होने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी आशा है। कैसे चार्ज होता है, तो एडीपी के साथ एडीपी है, एडीपी के साथ PO4 को जोड़ा जाता है ऊर्जा लगा करके, ऊर्जा लगा करके बनता क्या है, ATP बन जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम आपको बताए हैं कि जब PO4 का 2 अणु रहेगा, PO4 2 बार रहेगा तो डाइफॉस्फेट, और जब तीसरा जोड़ दिए तो क्या बन गया बाबू, ट्राइफॉस्फेट। मतलब कि 3 अणु आ गया फास्फोरस का, फास्फेट अणु का 3 अणु आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन गया, और इसी रूप में ऊर्जा स्टोर होता है हमारे शरीर में। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। कैसे कि जब इसको तोड़ के बर्बाद कर देंगे, जब एक फास्फेट अणु को इससे जुदा कर देंगे, ये ATP बर्बाद हो जाएगा तो इसको बोल देंगे ADP। समझ में आया? तो यही ऊर्जा मुद्रा है, एनर्जी निकालेगा। तो ये होता है आपका ADP से ATP बनने की प्रक्रिया, और ये श्वसन होता है। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। कोशिका में वह अपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया मतलब टूटने की क्रिया जिसमें ऊर्जा निकलेगी, वह अपचयी क्रिया जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, श्वसन कहलाता है। उसके बाद श्वसन सामान्यतः श्वसनीय आधारी पदार्थ C6H12O6 का उपयोग होता है श्वसन में। ठीक, इसी का उपयोग होता है, और जिसका उपयोग होता है श्वसन करने के लिए उसको हम श्वसनीय आधारी पदार्थ बोलते हैं। तो किसका उपयोग होता है, C6H12O6 का, यानी ग्लूकोज का। श्वसन एक चरणबद्ध प्रक्रिया, मतलब स्टेप में होता है, स्टेप में होता है। जिसे देखिए, पहले आप अगर किसी से मिलते हैं तो देखेंगे पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप देखते रहेंगे, देखेंगे वो देख रहा है कि नहीं, उसके बाद दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप इशारा में, उसके बाद चौथा स्टेप, समझ रहे हैं, फ़ोन कॉल। तो ये मतलब स्टेप वाइज प्रोसेस है। सेम वैसे ही ये भी है, श्वसन भी स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब ये डायरेक्ट C6H12 से डायरेक्ट CO2 और H2O में नहीं टूटेगा, स्टेप वाइज होता है। तो इसीलिए ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। ATP जो है चार्ज हो गया बैटरी तो उसी का नाम ATP है, डिस्चार्ज है तब तक ADP। ठीक, तो ATP के रूप में संचित कर लिया जाता है। जो ऊर्जा संचित नहीं हो पाती वह शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायक होती है, हमारे शरीर को हीट रखने में सहायक होती है। ATP को कोशिका के ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, और ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो आशा है कि आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, बताया है कि ADP के साथ जब PO4 जुड़ेगा, यानी PO4 अणु जुड़ेगा और ऊर्जा जुड़ेगा, तब जाकर के ATP का निर्माण होगा। मतलब PO4 अणु को जोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसका बॉन्ड एनर्जी होता है एक, मतलब बॉन्डिंग कराने के लिए, संबंध बनाने के लिए इसके साथ ADP के साथ PO4 को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, और ऊर्जा लगा करके ATP में बदल दिया जाता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल दिया जाता है। अब देखिए, अब ATP बन गया, और जब श्वसन हुआ तो ATP बन गया। अब इसका उपयोग कैसे होगा, तो उपयोग करने के लिए फिर से ATP टूट जाएगा कि इसमें ADP में और PO4 में। PO4 को हम IP से लिखते हैं, आपके बुक में IP लिखा हुआ है, PO4 नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो IP से लिखेगा आप भी। ADP में टूटेगा और उसके बाद ऊर्जा बनाएगा। ठीक, तो ऊर्जा बनाएगा जिसका उपयोग होगा। तो ये जो है फिर से अलग हो गया, फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से इसको चार्ज करना, फिर से मिला दीजिए। तो ये बैटरी का काम करता है, एक तरह से ऊर्जा स्टोर करने के बैटरी का काम करता है ADP। ठीक, ADP प्लस PO4 को हम IP भी लिखते हैं। तो IP और ये ADP क्या करता है, ऊर्जा स्टोर करने का काम करता है। एक तरह से ये बैटरी है, जब ये चार्ज हो जाता है तो इसका नाम ATP रख देते हैं, और जब डिस्चार्ज हो जाता है तब इसका नाम ADP रख देते हैं। बस इतना ही है। अब देखो आगे, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब श्वसन में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलेगा उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे बाबू, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊर्जा निकलता है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और अपचयी क्रिया है, यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन है, दोनों टाइप का रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब टूट करके ऊर्जा देना, तो ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और
ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा प्रदान करना, ये ऊर्जा निकालना जिससे कि एनर्जी निकलता है अभिक्रिया से, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो C6H12 और O6 जब टूट रहा है तो इसमें ऊर्जा भी बन रहा है। तो ऊर्जा बन रहा है मतलब कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि ऊर्जा निकालेगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब अगर ये ऊर्जा लेता टूटने में तो इसको उपचयी क्रिया बोलते, और क्या बोलते, मतलब टूटने में नहीं, तब जोड़ने में ऊर्जा लेता है, जोड़ने में ऊर्जा लेता तब इसको उपचयी क्रिया बोलते हैं। और इसको एनाबॉलिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते। अगर ये ऊर्जा ऐसे ही लेता, टूटने में लेता, तब इसको बोलते ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सिंपल। तो मतलब ऊर्जा जब लेगा अभिक्रिया होने के लिए तब ऊष्माशोषी, और जब अभिक्रिया हो करके ऊर्जा निकालेगा अपने अंदर से तो ऊष्माक्षेपी मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो, हमारे शरीर में एटीपी का प्रयोग सभी उपचयी क्रियाओं में संकुचन आदि क्रियाओं के लिए होता है। पेशी के संकुचन, देखिए यहाँ पे छुट्टी है, पेशी के संकुचन के, पेशीय संकुचन, ठीक, पेशीय संकुचन आदि क्रियाओं में होता है। हमारे शरीर में एटीपी का प्रयोग सभी उपचयी क्रियाओं, उपचयी क्रियाओं मतलब कुछ बनेगा, कुछ जुड़ जुड़ करके कुछ बनेगा, अब उसको जोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। जैसे एडीपी के साथ क्या बन रहा है, एडीपी के साथ PO4 अणु जोड़ने के लिए ऊर्जा लग रहा है, तो ये क्या है, उपचयी क्रिया है। क्या है बाबू, उपचयी क्रिया है। अब देखो यहाँ पे उपचयी अभिक्रियाओं में भाग लेता है ऊर्जा, संकुचन, पेशीय संकुचन आदि क्रियाओं में भाग लेता है। जैसे हम अगर हाथ हिला पा रहे हैं, किस लिए, कैसे कि हमारा जो यहाँ का पेशी है हाथ का, ये सिकुड़ रहा है, संकुचित हो रहा है, इसीलिए हम हाथ को हिला पा रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ये पेशीय संकुचन आदि में भी सहायक होता है। तो आशा है कि आपको श्वसन के बारे में आज समझ में आया होगा। अब हम स्टेप के बारे में समझेंगे, श्वसन के चरण के बारे में समझेंगे कि श्वसन के कितने चरण होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स का लिंक दिया होगा जो हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट देखना है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।